नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव नतीजे आने के बाद केजरीवाल क्यों हारे, उनकी पार्टी की दुर्गति क्यों हुई, इसको लेकर बहुत सारे मीमांसा हो रही है, बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और उनमें उनके केंद्र में है केजरीवाल। यानी केजरीवाल ने कहाँ कहाँ क्या गलती की थी, उनके चरित्र में कौन सी कमी थी, वो पार्टी किस ढंग से चला रहे थे, वो सरकार किस ढंग से चला रहे थे, वो केंद्र सरकार से किस ढंग से टकरा रहे थे। ये तमाम पहलू आए और उसमें एक पहलू ये भी आया कि कैसे उनके सोच में एक तरह की गिरावट आई। यानी कि सादगी वाले एजेंडे से शुरू करके वो कैसे शीश महल तक पहुँचे, ये एक उनके जो चरित्र का हिस्सा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी बात थी जिसको लेकर बहुत बात हो रही है। लेकिन इस पूरे नतीजे को और केजरीवाल के इस पराजय को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए बल्कि। और वो एंगल ये है कि बीजेपी ने कैसे केजरीवाल को नष्ट किया, केजरीवाल को कमज़ोर किया, ख़त्म किया और आज केजरीवाल इस हालत में, इस स्थिति में पहुंच गए हैं। केजरीवाल को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने कई तरह के और कई स्तरों पर हथियार चलाए, कई रणनीतियां बनाई, कई अस्त्र शस्त्र ईजाद किए। उन पर मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहला, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी? आप भी ज़रा सोचिए। उनकी सबसे बड़ी जो यूएसपी थी वो थी उनकी ईमानदारी। वो बार बार कहते थे, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और अन्ना आंदोलन के ज़रिए उनकी एक छवि बनी थी ईमानदार नेता की। उस ईमानदारी को लेकर वो राजनीति में आए थे और उसको वो लगातार कोशिश करते रहे कि अब उसके बल पर चुनाव जीतते रहें और दूसरी पार्टियों से अपने को अलग बताते रहें। वो दूसरी पार्टियों को भ्रष्ट, निकम्मा, वंशवादी और तमाम तरह की गालियों से नवाजते रहे, उनको डिस्क्रेडिट करते रहे और उनको बुरा बताकर और अपनी एक सादगी और ईमानदारी को वो खड़ा करते रहे। और ये एक ऐसा यूएसपी था जो आज की राजनीति में एक नई चीज़ थी, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जहाँ तरह तरह के भ्रष्टाचार हैं। वैसे में अगर कोई एक नेता आंदोलन से निकल कर आकर कहता है मैं ईमानदारी की राजनीति करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी, चंदा लेंगे, वेबसाइट पे डालेंगे वगैरह वगैरह, उन्होंने वो सारे चीज़ें की जिससे लोगों का विश्वास उन पर बनता, लोग उन्हें ईमानदार मानते। सबसे ज़रूरी और बड़ी बात यही थी। लेकिन ये बात मोदी और शाह को बाद में समझ में आई। उन्होंने दूसरे अस्त्र पहले आजमाए। ये दूसरे टर्म में जाकर उन्होंने इस छवि को ध्वस्त करने के लिए काम शुरू किया। और वो पूरा शराब घोटाले का पूरा मामला है, उसमें किस तरह से एक एक करके नेताओं को जेल भेजा गया। दूसरे ऐसे मामले बनाए गए जिनमें कभी सत्येंद्र जैन जा रहे हैं जेल, कहीं कोई और जा रहा है, सोमनाथ भारती जा रहे हैं, संजय सिंह को भेजा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तो एक लंबी लाइन लगा दी और आधे से ज़्यादा एमएलएस के खिलाफ केस दर्ज किए गए, तरह तरह के केस दर्ज किए गए। तो न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी की भी छवि इस तरह से बिगाड़ने की कि वो ईमानदार नहीं है, वो आदर्शवादी नहीं है, वो सिद्धांत प्रिय नहीं है, वो राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। ये एक अभियान था जो बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले जो हमला किया मोदी शाह ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, वो ये किया कि इन लोगों को काम ही न करने दिया जाए। बात बात पे अड़ंगे लगाना, कोई भी योजना बनाओ, कुछ भी करो, आपको करने नहीं दिया जाएगा। और चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का
एक तरह से ऑल पावरफुल था और होम मिनिस्ट्री के तहत था और होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है। तो एक सिलसिला, एक चेन बन गई थी कि वहाँ से आदेश आते थे। दिल्ली पुलिस भी होम मिनिस्ट्री के मातहत आती है, तो और डीडीए भी केंद्र सरकार के हाथों में है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि केंद्र सरकार के हाथ में थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में थी, तो तरह तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने की कोशिश की गई। पहले टर्म में ये कोशिश कम हुई। उसी दौरान आम आदमी पार्टी कुछ काम कर पाई। उसने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, जो स्कूल थे उनको बेहतर करने की कोशिश की और दूसरे कुछ उपाय किए जिनसे उसका अपना एक वोट बैंक बनता चला गया। वो सॉलिड वोट बैंक बन गया, जैसे बिजली में छूट देना, पानी के बिलों में छूट देना, इस तरह की रियायतें, ऑटो रिक्शा वालों को तरह तरह से सपोर्ट करना, जो उनका वोट बैंक बन गया। तो ये एक पूरा वोट बैंक पहले टर्म में बना लिया आम आदमी पार्टी ने, और इसीलिए 5 साल बाद जब चुनाव हुए 2020 में, तो उसको फ़ायदा मिला और वो लगभग उतनी ही सीटें, 5 सीटें कम हुई, 62 सीटों के साथ दोबारा चुनकर सत्ता में आ गई। तो ये तो बीजेपी को समझ में आ गया था उस टर्म के पहले ही, और उस समय उसने एक दूसरा खेल शुरू कर दिया था, जो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र है कि कम्युनल पोलराइजेशन का खेल खेला जाए और उसमें अरविंद केजरीवाल को मात दी जाए। आपको याद होगा कि शाहीन बाग वगैरह का मसला उसी समय हुआ था, CAA NRC का, और ये बड़े स्तर पर चढ़ गया था। और उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी उस आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था। वो जानते थे कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी, कम्युनल पोलराइजेशन करेगी, और अगर वो उधर झुके तो उन पर भी कांग्रेस की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाएगी, उनको दुष्प्रचार करेगी, और जो हिंदू वोट हैं उनसे अलग थलग करके बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। तो वो शाहीन बाग का आंदोलन और फिर दिल्ली दंगे, ये दो चीज़ें ऐसी हुई जिससे बीजेपी ने कम्युनल पोलराइजेशन के ज़रिए आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की, केजरीवाल को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन केजरीवाल इस मामले में उससे कहीं चतुर निकले और वो उस ट्रैप में नहीं फंसे। इसीलिए कभी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कभी हनुमान मंदिर में जाते थे। सारे जो धार्मिक कहना चाहिए आडंबर या प्रदर्शन उन्होंने किए, और उसकी वजह से उनकी वो इमेज नहीं बननी पाई कि वो मुसलमानों के साथ। और इस चुनाव में भी देखिए आपने, बीजेपी ने फिर कोशिश की बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल उनसे भी ज़्यादा विरोध करने लगे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की। तो मुसलमानों का विरोध करने में भी वो पीछे नहीं हटे, मुसलमानों के समर्थन में कभी खड़े नहीं हुए, और इस वजह से बीजेपी का जो ये पोलराइजेशन वाला हथियार था वो उस तरह से काम नहीं कर सका। हालांकि जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके बाद से जहां जिन दंगे वाले इलाकों में एक तरह का पोलराइजेशन हो गया था, और उसका असर दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी पड़ा था, लेकिन वो उस पैमाने पर आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं पाया जिस तरह से सोचा होगा, कैलकुलेट किया होगा मोदी शाह ने। जैसे मुजफ्फरनगर का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला, इस तरह के इंसिडेंट्स का वो दिल्ली में बीजेपी को नहीं हो पाया। तो ये दो शस्त्र तो आजमा ही रही थी बीजेपी। और सेकेंड टर्म में जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर गुजरात से VK श्रीवास्तव को लाया गया, उन्होंने राजभवन को पूरी तरह से पार्टी ऑफिस बना दिया, और उनका एकमात्र काम था कि आम आदमी पार्टी को काम न करने दिया जाए। ये उनका पूरा एजेंडा था। और इधर आम आदमी पार्टी जिद में थी कि हम तो चाहे जितना भी लड़ना भिड़ना पड़े, हम तो काम अपने हिसाब से ही करेंगे। यहाँ भी एक दूसरे तरह की जिद थी जिससे बहुत टकराव हुआ, और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकार भी दिए, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने उन अधिकारों को छीन लिया दिल्ली के जो नियम कानून हैं उनमें परिवर्तन करके। तो एक तरह से पंगु बना दिया दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को।
ये जो एक सिलसिला था कि काम ही ना करने दो, इसलिए काम ना करने वाली पार्टी की इमेज बन जाए, वो चला आ रहा था। लेकिन चूंकि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का काम बड़ा किया था, इसलिए उसकी चर्चा चारों तरफ होती रही और वो जो कमज़ोर तबकों को उन्होंने मदद दी बिजली पानी वगैरह की, उससे भी उनका आधार काफ़ी हद तक बना रहा। देखिए, अभी भी इस चुनाव में भी उनकी पार्टी को 43% के आसपास वोट मिले हैं और ये मामूली बात नहीं है। सीटों में भले ही गिरावट आ गई हो, लेकिन वोट उनका 43% अच्छा खासा वोट होता है, वो है। और कांग्रेस इतना करके भी अपने वोटों में केवल 2.5% का इजाफा कर पाई है। तो इस लिहाज से केजरीवाल ने अपने वोट बैंक को बचा कर रखा काफ़ी हद तक, वो बिल्कुल साफ नहीं होने पाया। तो ये उसका डिफेंस था। तो कम्युनल पोलराइजेशन, काम ना करने देना, ये दो बड़े मुद्दे थे। फिर तीसरा जो बीजेपी ने किया, मोदी शाह ने किया, वो था कि इनको भ्रष्ट साबित कर दो। और वो भ्रष्टाचार का एक लंबा अभियान चला, बार बार केसेस, गिरफ्तारियां, पूछताछ, छापेमारी, सब कुछ हुआ और जेल भी भेजा गया। तो ये देखिए, दिल्ली वाले और पूरे देश वाले जान रहे थे कि ये मामला बेसिकली ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने, उनको काम न करने देने, उनको ख़त्म करने, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। ये इसका असर धीरे धीरे लेकिन होता रहा, क्योंकि कई बार जब 100 बार झूठ को रिपीट किया जाता है तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगती है। और यहाँ जो अरविंद केजरीवाल हैं, शराब घोटाले में बहुत सारे लोग मानते हैं कि शराब घोटाला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसमें कुछ ना कुछ पैसे लिए गए हैं, क्योंकि गोवा में इलेक्शन लड़ना था, पंजाब में इलेक्शन लड़ना था, गुजरात में इलेक्शन लड़ना था, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो पैसे का लेन देन बीजेपी भी करती है, दूसरी पार्टियां भी करती हैं और आम आदमी पार्टी भी कर रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पकड़ लिया और ये पूरा सिलसिला एक शुरू हो गया। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से एक बड़ी भूल हो गई, और वो ये कि वो जो उनका अपना एक सादगी वाला चोला था वो उतर गया, क्योंकि उन्होंने जो उनको बांग्ला मिला था उस पर एक विलासितापूर्ण खर्च किया, सादगी उसमें नहीं रही, और उसको बीजेपी ने काफ़ी प्रचारित किया और उसका असर लोगों के दिमागों में आया कि जो आदमी ईमानदारी और सादगी की बात करता था, वो अब इस हद तक पहुंच गया कि अपने घर को सजाने संवारने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा सरकारी खजाने से कर रहा है। तो ये एक दुष्प्रचार या इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी होगी। ये दोनों मिलाकर इसने आम आदमी पार्टी की वो जो इमेज थी वो उसको ध्वस्त कर दिया। वो ईमानदार पार्टी नहीं रह गई, वो सादगी वाली पार्टी नहीं रह गई, वो आदर्शों वाली बात ख़त्म हो गई। तो ये टैक्टिस बीजेपी की काम कर गई। 3 चीज़ें हो गई, काम न करने देना, कम्युनल पोलराइजेशन और तीसरा भ्रष्टाचार की इमेज बना देना। अब इसके बाद भी बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती थी। वो जानती थी कि इतना काफ़ी नहीं है, इतना कन्विंसिंग नहीं है दिल्ली के वोटरों को समझाने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए। तो चौथा काम ये किया गया कि जो केजरीवाल की यूएसपी थी, जो केजरीवाल जिसकी वजह से उन्होंने एक वोट बैंक बना लिया था पहले टर्म में, अब उसमें सेंधमारी की जाए तभी कुछ हो सकता है। और फिर यहाँ से एक एजेंडा निकला कि कैसे दिल्ली वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो रेवड़ियाँ बांटी जाएं। उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया और तमाम तरह की घोषणाएं। एक तो वो बार बार बीजेपी के नेताओं ने दोहराया कि केजरीवाल ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी इससे घबराहट में था कि बीजेपी आएगी तो ये सब रोक देगी। और अरविंद केजरीवाल भी ये भय खड़ा कर रहे थे लोगों के मन में कि अगर वो आएगी तो ये सब बंद हो जाएगा जो मैं दे रहा हूँ। तो बीजेपी ने उनको आश्वस्त किया। इसके अलावा उससे बढ़ चढ़कर बहुत सारी घोषणाएं की, जिनमें महिलाओं के लिए
2500 रुपये महीने देने की बात की, जबकि केजरीवाल 2100 रुपये महीने देने की बात कर रहे थे। इसके अलावा पेंशन की बात है, बुज़ुर्गों के लिए, युवाओं के लिए तमाम तरह की उन्होंने रियायतें देने की घोषणा अपने चुनाव प्रचार के दौरान की। तो उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये किया गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि दिल्ली में 67% मध्य वर्ग है और मध्य वर्ग को टारगेट करना ज़रूरी है। अगर मध्य वर्ग का एक हिस्सा, जो कि बड़ा हिस्सा था, जो साथ में यहाँ पर महिला वोटरों को भी ध्यान रखना चाहिए कि महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा था जो केजरीवाल के साथ था। तो जब 2500 रुपये वाला ऐलान हुआ तो वो उसके साथ जुड़ गया, ये एक फ़ायदा हो गया। चौथा उसने ये किया कि बजट में मध्य वर्ग के लिए टैक्स की राहत दे दी। ठीक 1 फरवरी को बजट, 3 तारीख को मतदान, ये दोनों चीज़ें जुड़ गई और इससे जो मध्य वर्ग का मतदाता था उसको बड़ा प्रभावित किया उसने, और वो केजरीवाल से छिटक कर बीजेपी के साथ चला गया। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा वो बीजेपी के साथ ही रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंदुत्ववादी उसकी सोच बन चुकी है, लेकिन जो हिस्सा केजरीवाल के साथ था वो भी शिफ्ट करके बीजेपी के पास चला गया। एक और बड़ा मसला हम जोड़ना चाहते हैं, काम न करने देने की बात मैंने कही थी, और वो सिलसिला केवल सरकार के स्तर पर था भी नहीं था, एमसीडी के स्तर पर भी था। 2022 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का इलेक्शन जीता, लेकिन 2022 से 2025 आते आते तक उसे वहाँ भी काम करने नहीं दिया गया। इसीलिए इस पूरे चुनाव में गंदगी एक बड़ा मुद्दा बन गई। गंदगी बड़ा मुद्दा बन गई। सीवर लाइनें खुली पड़ी हैं, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है। और आप देखिए कि स्वाति मालीवाल ने एक पॉइंट गंदगी को लेकर सैकड़ों वीडियो बनाए उनको, और हर दिन अटैक करती रही। और एक बार तो अरविंद केजरीवाल के घर भी कूड़ा से भरा ट्रक लेकर पहुंच गई, गिराया उसको, और उसकी वजह से उनके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज हुई। लेकिन ये एक मुद्दा इस बार के चुनाव में बहुत प्रभावशाली रहा, क्योंकि लोगों को रोज़ रोज़ उसी गंदगी का सामना करना पड़ता था। रोज़ रोज़ वही सीवर लाइनें और टूटी फूटी सड़कें जो रिपेयर नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो उसकी सत्ता है उससे वो नहीं हो पाई। लेकिन ये उसका फेलियर जनता को समझ में आया कि अब तो एमसीडी में भी आप आ गए। पहले तो एमसीडी उसके पास नहीं थी तो कहती थी एमसीडी बीजेपी देख रही है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आ गई और वो कुछ नहीं कर पाई तो लोगों को लगा कि ये नहीं कर सकते, ये नाकाबिल है। जबकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उनकी हर योजनाएं आधी अधूरी छोड़ी गई, और ख़ास तौर पर एक प्लानिंग के तहत बहुत सारी सड़कों का काम ऐन चुनाव के थोड़ा आगे पहले से शुरू किया गया, जो अधूरा ही रहा। मैसेज ये गया कि एमसीडी काम नहीं कर रही। तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल को नुकसान उठाना पड़ा। तो ये 5-6 ऐसे एरिया हैं जहाँ से बीजेपी ने घेरेबंदी की, और अंत में ले जाकर रेवड़ियाँ बांटने की बात तो छोड़िए, कैश बांटना, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, दूसरे तरह के हथकंडे आजमाना, वो उसका अंतिम अस्त्र था। और उसने भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया। वोटर लिस्ट में भी जो खेल हुआ होगा वो भी उसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हार का बड़ा कारण बने। इसमें ये कहना गलत होगा कि केजरीवाल का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी सरकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि केंद्र सरकार जिसके पास सब कुछ है, अगर वो किसी राज्य सरकार के पीछे पड़ जाए, और ख़ास तौर से ऐसी सरकार के पास जिसके पास अधिकार बहुत कम रहे हों, तो वो क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती है, लड़ने झगड़ने रोने धोने के अलावा। और वही केजरीवाल और उनकी सरकार करती रही। लेकिन अंत में तो आपको अगर राजनीति में है तो इन हथकंडों से भी निपटना था, टैक्टफुली निपटना था। आप वो नहीं कर पाए और आप बीजेपी के ट्रैप में फंसते चले गए, और अंत में आपने दिल्ली की सत्ता गंवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।